हाँ जी, तो जर्नल एंट्रीज की अपन चर्चा कर रहे थे कि जर्नल एंट्रीज इस सिचुएशन में कैसी हो, किस तरीके से होगी अगर हम कंसिडरेशन के लिए डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप किसी एसेट को एक्वायर करेंगे, कंपनी किसी एसेट को एक्वायर कर रही है, तो हम देखेंगे एसेट आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम डेबिट करेंगे एसेट को, असेट अकाउंट डेबिट विद द वैल्यू ऑफ असेट। और किससे खरीद परचेज कर रहे हैं हम? वेंडर से। जो भी बेचने वाला है उसको हम यहाँ पर अपनी लायबिलिटी बना लेंगे और एंट्री हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है जी, मान के चलिए एक्स वाई जेड किसी भी लिमिटेड से आपने असेट एक्वायर किए तो एंट्री हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, जो भी हो। अगर आपने असेट लेने के अलावा किसी का कोई बिजनेस भी एक्वायर किया है, ठीक है जी, किसी का रनिंग बिजनेस आपने एक्वायर कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में उसके बिजनेस की एसेट्स भी आपके पास आएंगी और उसके बिजनेस की लायबिलिटीज भी आपके पास आएंगी। तो जितनी भी एसेट्स आपके पास आ रही है नए बिजनेस की, उनको आप इंडिविजुअली डेबिट कीजिए। जैसे स्टॉक ले लिया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर ले लिया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी ले ली तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से जितनी भी एसेट्स आ रही है बिजनेस की, आपको उनको इंडिविजुअली डेबिट करना है। साथ के साथ जो लायबिलिटीज आ रही हैं बिजनेस के साथ, उन लायबिलिटीज को भी आपको इंडिविजुअली क्रेडिट करना है। ठीक है जी, जिस भी नाम से लायबिलिटी है, चाहे आप क्रेडिटर्स ले रहे हैं या कोई लोन है उनके बिजनेस पे वो ले रहे हैं, तो जितनी भी लायबिलिटीज आपके पास आ रही हैं उनको इंडिविजुअली आप क्रेडिट करेंगे। और जो भी परचेज कंसीडरेशन है, जो भी वेंडर के और आपके बीच में सेटलमेंट तय हुआ है कि कितना पैसा आप उसको दे रहे हैं, वो पैसा आप यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन टू वेंडर्स अकाउंट। तो ये एसेट के तो आप डेबिट कर देंगे इंडिविजुअली एसेट, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे और बाकी जो भी कंसीडरेशन तय हुआ है उससे वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए, इंडिविजुअल एसेट अगर आप ले रहे हैं तो ये एंट्री, किसी का पूरा बिजनेस ले रहे हैं तो ये एंट्री हो जाएगी। अब बात आती है कि कंसीडरेशन जो है उसको सेटल कैसे किया जा रहा है। आपने देखिए यहाँ पर वेंडर अकाउंट क्रेडिट किया, हमारी लायबिलिटी है। यहाँ पर वेंडर अकाउंट हमने क्रेडिट किया है क्योंकि हमारी लायबिलिटी, अब हमें इस लायबिलिटी को सेटल करना है विद द इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं वेंडर को ऑन पेमेंट मेड टू वेंडर्स बाय इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करके आप कंसीडरेशन का सेटलमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये डिवेंचर्स इशू किया आपने पार पे, तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी, वेंडर का अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा डेबिट होकर के और डिवेंचर्स जो है वो इशू हो जाएंगे। किससे होगी एंट्री अमाउंट? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, जितने डिवेंचर्स आप वेंडर को इशू कर रहे हैं उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवेंचर के, तो आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट आप डिवेंचर्स के फॉर्म में दे रहे हैं। तो जी, ये तो सिचुएशन हुई जब आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं पार पे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकाले जाएंगे कि कितने डिवेंचर्स हम अपने वेंडर को इशू कर रहे हैं, तो इसका निकालने का ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, कितने डिवेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे कंसीडरेशन के सेटलमेंट के लिए, उसके लिए फॉर्मूला है परचेज कंसीडरेशन। आप सबसे पहले देखिए कि परचेज कंसीडरेशन है कितनी, कितना पेमेंट हमें वेंडर को करना था। उसके बाद इशू प्राइस ले लीजिए एक डिवेंचर का। अगर आप पार पे इशू कर रहे हैं तो पार से डिवाइड कीजिए, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम जोड़ करके डिवाइड कीजिए, आप अगर डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट को लेस करके आप डिवाइड कीजिए। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का फॉर्मूला है परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस पर डिवेंचर। तो यहाँ पर जी आपको वेंडर को जो भी परचेज कंसीडरेशन पे करना है उसमें आप इशू प्राइस डिवेंचर फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू पर डिवेंचर, इतना कंसीडरेशन आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात आती है, अगर आपने डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हो वेंडर को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कीजिए, वेंडर अकाउंट क्लोज करना है हमें, वेंडर हो जाएगा डेबिट और नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लीजिए पहले। नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने के बाद डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से। ठीक है जी, डिवेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपने कैलकुलेट कर ली, उनको उसकी फेस वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट कीजिए और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो भी निकलेंगे उनको सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आप प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जी पार पे हमने इशू करेंगे डिवेंचर्स तो क्या होगा, प्रीमियम पर इशू करेंगे तो क्या होगा, दोनों बातें हो गई। तीसरी बात है, अगर आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले वही नंबर ऑफ डिवेंचर्स का पता कीजिए कि कितने डिवेंचर्स आपको इशू करने होंगे, वही परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस पर शेयर। अब यहाँ इशू प्राइस जो है वो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पर आप इशू कर रहे हैं तो इशू प्राइस हो जाएगा 90 रुपीज। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स का पता कर लीजिए आप। उसके बाद एंट्री कीजिए वेंडर अकाउंट डेबिट, जितने से वेंडर अकाउंट ओपन किया हुआ था हमने उतने से ही क्लोज होगा, ठीक है जी। वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, जितने भी डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हैं उन पे पर डिवेंचर आप कितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसको कैलकुलेट करके इसको डेबिट कीजिए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू डिस्काउंट। उसके बाद इन दोनों की वैल्यू से आप क्रेडिट कर दीजिए डिवेंचर अकाउंट, या नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू जो है उससे आप क्रेडिट कर दीजिएगा डिवेंचर अकाउंट को। ध्यान रखिएगा तीनों ही केस में डिवेंचर अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, ठीक है जी। डिवेंचर अकाउंट फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट होगा, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर है जी। तो जी यहाँ पर आपको बताया कि जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं एज अ कंसीडरेशन अदर देन कैश, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए हम जब डिवेंचर्स इशू करते हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होंगी अलग अलग सिचुएशन में। अगर असेट एक्वायर की तो क्या होगा, बिजनेस एक्वायर की तो क्या होगा, और उसके सेटलमेंट के लिए जब डिवेंचर्स पार पे इशू करेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम पर इशू करेंगे तो क्या होगा, और डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या होगा। और सबसे काम की बात कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि ये जो बातें हमने पढ़ी हैं ये हमें और क्लियर हो जाए। चलिए हाँ जी, तो जरा देखिए आप एग्जांपल, आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 12 है, कहता है अशोका लिमिटेड ब्रॉट अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अनुज, ठीक है जी। अशोका लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा है, किससे, अनुज से। कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है जी। विद द एसेट्स ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख की एसेट्स ली हैं उस बिजनेस की, और लायबिलिटीज ली हैं उस बिजनेस की 1,20,000। मतलब हमने 10 लाख की एसेट्स ले ली उस बिजनेस की और 1,20,000 की लायबिलिटी ले ली। द परचेज कंसीडरेशन वाज पेड टू अनुज on 1st May 2016 by the issue of 6% debentures of ₹100 each। अब देखिए परचेज कंसीडरेशन या तो आपको दी हुई होगी, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी कि परचेज कंसीडरेशन कितनी है, अदरवाइज जो नेट वैल्यू होती है, जैसे कैपिटल की आप वैल्यू निकालते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो यहाँ पर जितनी हमने एसेट्स ली हैं 10 लाख रुपए की और 1,20,000 रुपए की लायबिलिटी ले ली, तो नेट एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए कितनी आई, नई बिजनेस से जो हमने नए बिजनेस से जो एक्वायर किया है उससे नेट एसेट्स कितनी आई, 8,80,000 रुपए। तो हमारी परचेज कंसीडरेशन हो जाएगी 8,80,000। अगर 8,80,000 से ज्यादा हम कंसीडरेशन पे करते, अगर क्वेश्चन में दिया होता कि 8,80,000 से ज्यादा हम कंसीडरेशन पे कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये मानते कि हमने जो बिजनेस परचेज किया है उसके लिए हम गुडविल पे कर रहे हैं 20,000 रुपए। और अगर 8,80,000 रुपए से कम हम अगर कंसीडरेशन पे करते तो ऐसी सिचुएशन में खरीदने वाले को फायदा होता, तो हम ये मानते कि हमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को एक्वायर करने में। 8,80,000 के हमें 8 लाख ही देने पड़ते, तो 80,000 का कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देते, जैसा कि पिछले शेयर्स वाले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था। तो जी या तो कंसीडरेशन दी हुई है आपको क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग डील कीजिए, अदरवाइज असेट माइनस लायबिलिटीज जो भी होगा वो आपकी नेट कंसीडरेशन होगी। तो यहाँ पर कंसीडरेशन नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, असेट माइनस लायबिलिटीज 8,80,000 कंसीडरेशन ले लेंगे। अब इस कंसीडरेशन को कह रहे हैं 6% डिवेंचर इशू करके आपको सेटल करना है। कितने रुपए का एक डिवेंचर, 100 रुपए का डिवेंचर। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोका लिमिटेड। अशोका लिमिटेड की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री देनी है। इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट पार,
अगर आप डिवेंचर्स पार पे इशू कर रहे हो, मतलब 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए में इशू कर रहे हो, और एट 10% प्रीमियम, अगर आप डिवेंचर्स को 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हो, मतलब 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए मतलब 110 में इशू कर रहे हो, तो क्या एंट्रीज होंगी। और तीसरा, एट 12% डिस्काउंट, अगर आप 100 रुपए का डिवेंचर 88 रुपीज में, 88 रुपए में इशू करोगे, तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी। तो अपन देखते हैं जरा। तो हम एंट्रीज करने हैं इन द बुक्स ऑफ अशोका लिमिटेड। सबसे पहली जो एंट्री होगी बिजनेस को एक्वायर करने की, ठीक है जी, बिजनेस को एक्वायर करने की जो एंट्री होगी वो की जाएगी। कब एक्वायर हो रहा है बिजनेस? 1 अप्रैल 16 को, 1 अप्रैल 2016 को बिजनेस एक्वायर किया, तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें इंडिविजुअली एसेट्स के बारे में तो नाम दिया नहीं है, तो सारी एसेट्स को कंबाइन में डेबिट कर देंगे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से आपने एसेट्स को डेबिट किया, और लायबिलिटीज कितनी आई है? 2 लायबिलिटीज, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, या सिंपली एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सिंपली लायबिलिटीज। कितना हो जाएगा? लायबिलिटीज 1,20,000 रुपए की लायबिलिटीज आएगी। तो कंसीडरेशन कितना वेंडर को दिया जाएगा? टू वेंडर अकाउंट 8,80,000 रुपए। ये तो हो जाएगी जर्नल एंट्री बिजनेस को एक्वायर करने की, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट, हम कंसीडरेशन का सेटलमेंट कब कर रहे हैं? 1 मई 2016 को। तो 1 मई 2016 को कंसीडरेशन पे किया जा रहा है। अगर डिबेंचर्स इशू किए जाएं एट पार, if debentures were issued at par, अगर आप डिबेंचर्स पार पर इशू करोगे तो जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट कितने परसेंट डिबेंचर्स है? 6% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है जी। पार पे ये एंट्री हो जाएगी। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हमें कंसीडरेशन पे करनी है 8,80,000 रुपए की, और एक डिबेंचर है हमारा 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए अपने 8800, 8,800 डिबेंचर्स हमें इशू करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर 8,800 डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे। एक डिवेंचर है 100 रुपए का, तो यहाँ 8,80,000 का सेटलमेंट इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है जी। वैसे जब आप डिवेंचर्स पार पर इशू करते हो तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स की वैसे जरूरत नहीं होती, बट प्लीज अगर आप निकाल देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आ ही जाता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू किए जाएंगे, वो कैलकुलेट करके आपको बताने होंगे। तो जी जब डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे पार पे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कितने डिवेंचर्स? 8,800, और आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया किस तरीके से एंट्री होगी। अब अगर ये डिवेंचर्स इशू किए जाते 10% प्रीमियम पर, इफ डिवेंचर्स वर इशूड at 10% premium, अगर डिवेंचर 10% प्रीमियम पर जाएंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? तो देखते हैं जनरल एंट्री। वही 1 मई 2016 को एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम भी तो आएगा जी, ठीक है जी। प्रीमियम पे ही हमने डिवेंचर्स इशू करने हैं, तो ये सिचुएशन हो जाएगी। तो वेंडर उतने ही अमाउंट से डेबिट हो जाएगा जितने अकाउंट से ये क्रेडिट हुआ था, 8,80,000 रुपए से, ठीक है जी।
अब पहले पता कर लेते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। हमें सेटलमेंट करना है 8,80,000 रुपए का, और एक डिबेंचर जो है वो अब इशू हो रहा है 110 पे। ठीक है जी, एक डिबेंचर जा रहा है 110 पे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पर आ रहे हैं 8,000। ठीक है जी, अब हमें कम डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का पेमेंट नहीं कर रहा है, वो 110 का पेमेंट कर रहा है। तो जी 8,000 डिबेंचर इशू करने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8,000 डिबेंचर्स इंटू ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000 रुपए, और यहाँ पर 8,000 डिबेंचर इंटू ₹100 उसकी फेस वैल्यू, ये हो जाएंगे 8 लाख रुपए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हिस्सा भी कंप्लीट हुआ। तीसरा पॉइंट के बाद ये लास्ट जो अपना पॉइंट होता है पार प्रीमियम के बाद डिस्काउंट का। इफ डिबेंचर्स वर issued at 12% डिस्काउंट, तो जी जनरल एंट्री क्या होगी, वही 1 मई 2016 को होगी। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का पता लगा लेते हैं, वही वेंडर डेबिट होगा 8,80,000 रुपए से, जितने से उसका अकाउंट ओपन हुआ था। तो 8,80,000 रुपए का परचेज कंसीडरेशन हमें पे करना है, और एक डिबेंचर जो है अब 12% डिस्काउंट पे है, तो 100 माइनस 12, एक डिबेंचर जो है वो पेमेंट करेगा 88 रुपीज का। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे अब 10,000। अब हमें ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि एक डिबेंचर इशू करके सिर्फ और सिर्फ 88 रुपीज का पेमेंट ही हो पा रहा है। तो चलिए जी देखते हैं। डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 10,000 इंटू ₹100, ये हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से डिबेंचर अकाउंट हो गया आपका क्रेडिट, और डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 डिबेंचर्स इंटू ₹12, ये डेबिट हो गया आपका 1,20,000 रुपए से। इसको इसके ऊपर ही लिख देते हैं 8,80,000 रुपए। तो देखिए 8,80,000 रुपए से वेंडर का अकाउंट डेबिट हुआ, डिस्काउंट हमने दिया उसे 12 रुपए के हिसाब से 1,20,000 का, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो गया 10 लाख रुपए से। इस सिचुएशन में हमें नुकसान, ठीक है जी, क्योंकि हमें डिबेंचर ज्यादा इशू करने पड़ेंगे, और ज्यादा डिबेंचर मतलब है उनके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट फ्यूचर में हमें उनको पे करना पड़ेगा अपने वेंडर को। ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम इशू करने पड़ेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर फ्यूचर में जो इंटरेस्ट हमें डिबेंचर्स पर पे करना पड़ेगा वो कम पे करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है ये बिल्कुल नॉमिनल सिचुएशन है, ना हमें इसमें कोई ज्यादा फायदा हो रहा है ना नुकसान, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट दे रहे हैं जितना कि बनता है। चलिए, तो ये सिचुएशन उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, तो जी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।